खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 2, एक और घायल महिला ने तोड़ा दम। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी की मौत, सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर की मां की हुई थी मौत। और देखिए एक बार फिर से अब्बास हैदर की सपा प्रवक्ता है, उनकी पत्नी की मौत हो गई है। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और देखिए एक के बाद एक दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया था। और जहां इससे पहले जीशान हैदर की मां की मौत हुई थी और अब ये बड़ी खबर, लखनऊ हादसे में मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। एक और घायल महिला की मौत हो गई है। तो सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी की मौत हुई है। तो सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान ये मौत हुई है। तो देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 2 महिलाओं की इस दौरान इस हादसे में मौत हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और इस दौरान देखिए इलाज के दौरान ही 2 महिलाओं की मौत हो गई है। लखनऊ हादसे पर डीजीपी डीएस चौहान का बयान, फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक हादसे में मौत हो चुकी है एक लोगों की। जांच के बाद हादसे के कारण का पता चलेगा। तो बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता काफी खराब है। भूकंप से हादसे का अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इंटेंसिव रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। सुबह 5 बजे हम लोगों ने जो है 2 लोगों को बाखैरियत निकाला था बाहर जो है। एक बेगम हैदर को फिर हम लोगों ने निकाला था, 85 साल की हैं। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में फिर उनकी डेथ हो गई है। अब जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एक कमरे को जाना पड़ रहा है, तो ये 18 घंटे से ज़्यादा भी ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। और अननोन एक एलिमेंट आ गया है जिसमें 2 अननोन की बताए जा रहे हैं, तो फिर उनको भी तलाश करना पड़ेगा। तो उसमें मिनिमम 24 + 2 48 आवर्स तो लगेंगे जो है। रोशन जैकब हैं और पीयूष मुरडिया साहब हैं और एक हमारे पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए। जो है कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर क्वालिटी का है। एलडीए ने इसको परमिशन नहीं दी थी और वो आज भी वही स्टेटस है, इसकी परमिशन नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक फ्लोर और ऐड किया और फिर एक फ्लोर और ऐड किया जो है। तो लोड बियरिंग फैक्टर जो है जरूर यहाँ पर जो है टॉप सीटर भी हो गया है। लखनऊ में हुए अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में दबिश, सपा विधायक शाहिद मंसूर के भतीजे तारिक की तलाश में दबिश की जा रही है। तारिक की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में लेकर पुलिस ले चुकी है और पूछताछ लगातार कर रही है। शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर यह अपार्टमेंट की जमीन थी। तो यजदान बिल्डर से नवाजिश और तारिक ने किया था बिल्डर का अग्रीमेंट। तो नवाजिश और तारिक ने ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों का किया था बैनामा। तो आपको बता दें कि यजदान बिल्डर ने शाहिद मंसूर के परिवार को दिए थे 2 फ्लैट। तो लगातार पुलिस की दबिश जारी है, जहां एक तरफ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शाहिद मंसूर कहां पर हैं, सामने क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए पुलिस भी दबिश दे रही है। तारिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जगह जगह दबिश दी जा रही है, तलाश की जा रही है। क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी थी, ये एक तरफ शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर यह अपार्टमेंट की जमीन थी। लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर सीएम योगी सख्त, सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। लखनऊ मंडलायुक्त जेसीपी लखनऊ के साथ चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी कमेटी में शामिल। हादसे के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आए। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार मामले आने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो चुके हैं और
1 हफ्ते के अंदर पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब करना है। एक कमेटी बनाई गई है। ये जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जमींदोज हुए अलाया अपार्टमेंट को लेकर बड़ी कार्रवाई के निर्देश। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए निर्देश। भवन मालिक मोहम्मद तारिफ, नवाजिश शाहिद बिल्डर्स यजदान पर दर्ज होगा मुकदमा। शहर में यजदान बिल्डर्स की बनाई गई अन्य बिल्डिंग को भी चिन्हित कर जांच की जाएगी। अवैध निर्माण और घटिया कंस्ट्रक्शन का ध्वस्तीकरण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए, ये मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं। तो अवैध निर्माण और घटिया कंस्ट्रक्शन का ध्वस्तीकरण तुरंत हो। जमींदोज हुए अलाया अपार्टमेंट को लेकर ये बड़े निर्देश कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सपा विधायक शाहिद मंसूर लखनऊ में मौजूद है। मीडिया से बचते हुए नजर आए शाहिद मंसूर कहीं से छुपकर ले रहे हैं हादसे की पूरी जानकारी। अपने विश्वसनीय लोगों से लगातार संपर्क में है शाहिद मंसूर। तो देखिए, सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के। जहां एक तरफ उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में तो मौजूद है, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और लगातार अपने विश्वसनीय लोगों से हादसे को लेकर तमाम जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर सता रहा है कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है उसकी चपेट में शाहिद मंसूर खुद ना आ जाए। हालांकि उनके बेटे को हिरासत में पुलिस ने लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही भतीजे की तलाश, तारिक की तलाश की जा रही है। तो लखनऊ में मौजूद है शाहिद मंसूर और लगातार अपने विश्वसनीयों के संपर्क में है। सपा विधायक शाहिद मंसूर लखनऊ में मौजूद होकर मीडिया से बचते हुए घटनास्थल का लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो कहीं से छुपकर ले रहे हादसे की जानकारी। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार मौजूद है शाहिद मंसूर के मेरठ घर से लेकर लखनऊ में जहां जहां जानकारी हो सकती है वहां पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है और लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन मीडिया से बचते हुए शाहिद मंसूर लगातार इस हादसे को लेकर जानकारी ले रहे हैं। क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन मीडिया के सामने शाहिद मंसूर नहीं आ रहे हैं। लखनऊ में मौजूद है। कल रात ही अपने घर मेरठ से निकले और लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली में मौजूद हैदरा हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों के आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्ट की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का
लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत हैं। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपको और इजिप्ट के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ सैयद नरेंद्र मोदी रईस वज़राء जमहूरियत الهند، السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والهندي، إنه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ के हजरतगंज में बड़ा हादसा हो गया। अलाया अपार्टमेंट भर भरा कर गिर पड़ी और साथ ही आया दर्द का सैलाब। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भरभरा कर गिर रही ये बिल्डिंग इसमें रहने वालों के ख्वाबों को भी चकनाचूर कर रही है। पाई पाई जोड़कर कैसे लोगों ने आशियाने लिए थे, लेकिन इन आशियानों पर भ्रष्टाचार के भूकंप से सब कुछ तहस नहस हो गया। लखनऊ के हजरतगंज के वजीर हसन अलाया अपार्टमेंट में हुए इस हादसे का आरोप यजदान बिल्डर्स पर लग रहा है, जिसने इसका निर्माण किया था। बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था और मंगलवार देर शाम 4 मंजिला इमारत भर भरा कर ताश के पत्ते की तरह गिरी। चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल पूरी फिजा में तारी हो रहा था। आप खुद सोचिए, अगर हम घर में बैठे हैं और वो घर ऐसे ही खंड खंड हो जाए तो हम पर क्या गुजरेगी। इस बिल्डिंग में रहने वाले तो यही सोच रहे होंगे, चलो शाम हो रही है, खाने का इंतजाम करना है, मार्केट जाना है, जरूरत के सामान लाने हैं। लेकिन ये क्या, पल भर में सब कुछ स्वाहा। जरा ये भी सोचिए, इस बिल्डिंग में जो दबे होंगे पल पल मौत की भयावहता को महसूस कर रहे होंगे। सिर पर मौत नाचती नजर आ रही होगी, मौत अट्टहास करती दिख रही होगी। एक एक पल उनका करोड़ों बरस के समान लग रहा होगा। ईश्वर करें उनका सुरक्षित रेस्क्यू हो जाए। लेकिन सवाल यही, यजदान बिल्डर्स ने ऐसे कैसे लापरवाही की? क्या लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है? क्या यजदान बिल्डर्स के दिल में कोई मानवता नहीं? रोते भिलकते कराहती लोगों के दर्द को समझा जा सकता है। फिलहाल देवदूत के तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, फायर टीम, यूपी पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। वहीं घायलों का केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। तुरंत मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। बाकी लोगों को हम निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सारी टीम्स मौके पर हैं और हमारे पुलिस के फोर्स के जवान लगे हुए हैं। हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बता रहे हैं, बाकी लोगों को लेकर लगातार हमारा रेस्क्यू चल रहा है। हमारी कोशिश है कि कोई भी अंदर ना फंसा रहे। राजधानी लखनऊ के सभी हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट मोड पर रखा है। कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित और पूरी तरीके से बचा लिया जाए। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत टाइमली चल रहा है। 3 जगह हमने एंट्री बना दी है इसके अंदर। वी आर डूइंग अ जॉब और हर पल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूछ रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो इसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। वी वांट टू गेट इनसाइड, तो हमने 3 जगह इसमें ब्रीच किया है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स ने जो है। अब उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ लोग हो सकते हैं। ये ऐसा दुख है जिसका अंत नहीं, न कोई ओर है न कोई छोर, केवल रात ही रात, नहीं कोई भोर। आखिर इस बिल्डिंग में रहने वालों का कसूर क्या था? यजदान बिल्डर्स ने करप्शन की बिल्डिंग तैयार की, पैसा बनाया और लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। इनके आंसुओं को पोंछने वाला कौन है? इनके सपने बस सपने ही रह गए और दे गए गहरी टीस, गहरी वेदना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में घायलों से मिलने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए। तो डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को स्वस्थ रखना है और सकुशल घर भेजना है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जब तक हम भूतल ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक कहना मुश्किल है। अभी लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, वेंटिलेटर पर नहीं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। अभी कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होगी तो फिर पूरी बात ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। अब खबर नोएडा से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। यूपी पीसीएल चेयरमैन ने 3 जेई को निलंबित किया है। तीनों जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। लापरवाही मामले में तीनों जेई पर गिरी गाज। तीनों निलंबित जेई ग्रामीण क्षेत्र में तैनात थे। तो यूपी पीसीएल चेयरमैन ने 3 जेई को निलंबित किया है। तीनों जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस बीच लापरवाही मामले में तीनों जेई पर यह गाज गिरी है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। तीनों निलंबित जेई ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात थे और इस दौरान ये कार्रवाई बिजली विभाग में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूपी पीसीएल चेयरमैन ने 3 जेई को निलंबित किया है। तो लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या जानकारी एक बड़ी कार्रवाई जेई पर देखने को मिल रही है? देखिए, नोएडा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 3 जो जूनियर इंजीनियर हैं, जेई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है उनके खिलाफ। हालांकि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई देखी गई है, यूपीसीएल के चेयरमैन ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां अभियंता सभी लोग आए थे और जहां लापरवाही देखते हुए 3 जो जेई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें देखा गया 3 जेई जो है दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर में तैनात है, ग्रामीण एरिया में तैनात है। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखी गई कि लोगों के जो कुछ मामले पेंडिंग चल रहे थे और कहीं ना कहीं कार्य में लापरवाही साफ तौर पर देखी गई, जिसको लेकर चेयरमैन ने सीधा एक्शन लिया और एक्शन लेकर जो जेई है तीनों को सस्पेंड किया गया है। जी निशांत, इसके साथ ही साथ क्या अभी और भी कार्रवाई हो सकती है? क्या और जेईओ का भी नाम शामिल हो सकता है इस दौरान? बिल्कुल, चेयरमैन ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ये लापरवाही बिल्कुल पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों को भी जो है संकेत और मैसेज दिया गया इस चीज का और साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी लापरवाही या कोई भी ढीलता ना बरती जाएगा। और ढीलता बरती जाती है तो कहीं ना कहीं सीधा एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसके बाद जो है पूरे बिजली डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। तीनों जेईओ को सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि उनके खिलाफ जांच और की जा रही है इस मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। तो 3 जेई पर ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। लापरवाही मामले पर ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस तरह की लापरवाही और भी मिलती है तो इस लिस्ट में और लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो बिजली विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, यूपी पीसीएल चेयरमैन ने 3 जेई को निलंबित किया। तो निलंबन की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।